खत्म होगा 17 साल का इंतजार। क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डीडी किसान ने धूमधाम से मनाई अपनी नवी वर्षगांठ। डीडी किसान, बदलते भारत की शान नाम से खास कार्यक्रम का आयोजन, चैनल का नया लोगो। नई आईडी किसान एंथम और एआई एंकर को किया गया लॉन्च। चक्रवाती तूफान रेमल पड़ा कमजोर। पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। तेज हवा और भारी बारिश के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से हाहाकार। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना किया मुहाल। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट। हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान खोजने की दिशा में बड़ी पहल। भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ किया समझौता। आईओसीएल ने भारतीय सेना को दी एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। और अब समाचार विस्तार से। डीडी किसान ने 26 मई को अपनी नवी वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीडी किसान चैनल एक नए रंग रूप में नजर आया। डीडी किसान, बदलते भारत की शान नाम से हुए इस प्रोग्राम के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। इस खास मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और डीजी प्रसार भारती कंचन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने रिमोट दबाकर डीडी किसान के नए लोगो, नए चैनल आईडी, किसान एंथम और एआई एंकर को लॉन्च किया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। डीडी किसान ने मनाई अपनी नवी वर्षगांठ। 26 मई को डीडी किसान चैनल ने अपना नवा जन्मदिन मनाया। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी, डीजी दूरदर्शन कंचन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव फैज अहमद किदवई और इफ्को के जनरल मैनेजर संतोष कुमार शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही देश के विशिष्ट संस्थानों से आए कई अन्य गणमान्य अतिथि भी इस दौरान मौजूद थे। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम हुए, जहां नृत्या बैंड ने गंगा का सुंदर चित्रण किया। वहीं बैले डांस परफॉर्मेंस के जरिए कलाकारों ने किसानों की उम्मीदों को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इनके अलावा कार्यक्रम में हरियाणवी और भोजपुरी कलाकारों ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी।
जिनका लुत्फ वहाँ मौजूद देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसानों ने भी उठाया। इस दौरान डीडी किसान के अब तक के सफर और कृषि दर्शन से जुड़ी एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई। साथ ही डीडी किसान के नए लोगो, नए चैनल आईडी, किसान एंथम और AI एंकर को लॉन्च किया गया। बता दें कि इसी के साथ डीडी किसान आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। कार्यक्रम के आखिर में प्रसार भारती के CEO, DG दूरदर्शन और अन्य गणमान्य अतिथियों ने केक काटकर डीडी किसान को जन्मदिन की बधाई दी। खोजने की दिशा में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन प्रशिक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य की उपस्थिति में भारतीय सेना और IOCL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस दी गई और MOU में नवाचार को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए टिकाऊ परिवहन समाधानों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक इलेक्ट्रो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करके एक स्वच्छ और कुशल विकल्प प्रदान करती है। हाइड्रोजन बस में 37 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। यह हाइड्रोजन ईंधन के पूरे 30 किलो के ऑन बोर्ड टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर की प्रभावशाली माइलेज का वादा करती है। और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने इस मौके पर सबको धन्यवाद दिया। पूरे भारतवर्ष के किसानों को मैं डीडी किसान की 9वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उनके लगातार साथ से हम ये चैनल चलाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि कृषि और कृषि के साथ जुड़ी जितनी भी अलाइड सेक्टर्स हैं उनके संबंध में आधुनिक जानकारी, नई तकनीकें और जो नए आयाम कृषि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ले रही है वो हम किसानों के साथ बांट सकें। और बात करेंगे चक्रवाती तूफान रेमेल की, जो अब कमजोर पड़ गया है और आगे इसके और वीक होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन कल देर रात आए इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में काफी मुसीबत हो गई है। यहां राजधानी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं। आम जनजीवन पर असर हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। वहीं लोकल ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रेनों और उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा है और इस बीच केंद्र सरकार ने तूफान से निपटने के लिए पहले ही सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। बंगाल में NDRF की 14 टीमें तैनात की गई हैं और इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ इस वक्त मौजूद है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो बात करेंगे जो साइक्लोन रेमल इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश की साइड में आया हुआ है। जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रिमाल कल मध्यरात्र में बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागरदीप और केवुपारा के अंदर लैंडफॉल हुआ है। ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए वीक हुआ है और अभी ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे बांग्लादेश के ऊपर केंद्रीभूत है। मोंगला से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, कोलकाता से 90 किलोमीटर ईस्ट में और ढाका से 140 किलोमीटर साउथ वेस्ट में केंद्रीभूत है और ये लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट दिशा पे। और जैसे भी ये लैंड के ऊपर भी जाएगा, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कट ऑफ वे ऑफ बंगाल पे होगा और फ्रिक्शन भी होगा लैंड के साथ, इसलिए वीक होता रहेगा। हमारा अनुमान है कि आज आफ्टरनून तक
ये वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और इसका विंड स्पीड घट के 55 to 65 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर होगा। मगर इस आप देख रहे हैं क्लाउड मास, ये कम्प्लीटली बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक भी है। सो जो इंटेंस रेनफॉल हुआ है अभी तक, हैवी टू वेरी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल शायद होगा कुछ इलाका में। कोलकाता में 155 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, एक अर्बन एरिया के लिए बहुत काफ़ी रेनफॉल है ये। और विंड स्पीड भी अभी तक 102 किलोमीटर्स बांग्लादेश स्टेशन रिपोर्ट हुआ है, कोलकाता में 80 किलोमीटर विंड स्पीड भी रिकॉर्ड हुआ है। और नीचे जाएंगे तो 24 परगना का जो सदर्न पार्ट है उससे ज़्यादा विंड स्पीड होगा। हमारा एस्टिमेट विंड स्पीड है 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। और ये जो अभी क्लाउड मास देख रहे हैं इसकी वजह से ये है कि वेस्ट बंगाल में आज भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और कल से क्लियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। और आसाम, मेघालय एरिया में अभी बारिश बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या कोई आप लोगों ने कलर कोडेड वार्निंग इशू की है सर? जी, अभी आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एरिया के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं, जहाँ की हम हैवी टू वेरी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होने का संभावना है उस एरिया में। आप थोड़ा सा बताइए कि कितना बड़ा रोल IMD प्ले कर रहा है इंटरनेशनली? IMD एक ग्लोबल लीडर है और स्पेशली वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्री देखें, ये सभी को IMD टेक्निकली सपोर्ट करता है। और जब साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन एडवाइजरी हर 3 घंटा जाता है, डिप्रेशन टाइम पर हर 6 घंटे में जाता है। और हम 15 दिन पहले यानी मई 9 को ये जो साइक्लोन बना इसका जानकारी हम दिए थे पहला बार, वो तभी बांग्लादेश को और म्यांमार को सभी को भी जानकारी दिए थे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, आपको लगता है और बे ऑफ बंगाल में मानसून का समय भी है, आपको लगता है क्या कि बहुत इम्पैक्ट करेगा? क्या मानसून जल्दी ऑनसेट ऑफ मानसून है वो जल्दी हो सकता है अगले कुछ दिनों में? क्या हम देख पाएंगे? इसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल का जो मानसून करंट है वो स्ट्रेंथनिंग हुआ है और काफ़ी हद तक अभी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और सदर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल पे मानसून आ चुके हैं, मगर अरेबियन सी में मानसून स्ट्रंगर हुआ नहीं। हमारा जो पूर्वानुमान पहले दिया गया है केरल तट पर कि 31 मई के आसपास आने का संभावना है, वही पूर्वानुमान में हम अभी कायम है। क्या पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात पश्चिमी बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। इस दौरान कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हुई। राजधानी कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवेंदु मंडल ने। साइक्लोन रिमाल का प्रकोप कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल का कैपिटल सिटी है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है। आप अगर मेरे पीछे देखें तो ये एक मेन आर्टेरियल रोड है जो कि पार्क स्ट्रीट और पार्क सर्कस की ओर जाता है और ये कंप्लीटली वाटरलॉक्ड हो चुका है। अभी इनफैक्ट अभी जो गाड़ियां आपको जाते हुए दिख रही है वो धीमे गति में जा रही है और बहुत कम गाड़ियां जा रही है इस सड़क से, क्योंकि काफी पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कई जगहों से पेड़ गिरने की खबर भी आई है और कलकत्ता के मेन सिटी में भी काफी पेड़ गिर चुके हैं और जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो भी कुछ एरिया में इलेक्ट्रिक पोल्स भी गिरे हैं और जो प्रशासनिक कलकत्ता को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पूरी तरह से तैनात है और ये जो पेड़ है एवं जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उनको हटाने की पूरी प्रयास कर रही है। जो अभी आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल रही है और कल रात जो हवा का प्रकोप था पश्चिम बंगाल में, जब ये सागर आइलैंड में जब ये साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था, अराउंड 110 to 130 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से यहाँ पर लैंडफॉल हुआ था और कलकत्ता में जो विंड स्पीड था कल देर रात 11 बजे से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक वो था 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। अभी भी कलकत्ता में काफी तेज बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चल रही है विद विंड स्पीड ऑफ अबाउट 60 to 70 किलोमीटर पर आवर और आज पूरे दिन ऐसे बारिश की संभावना है। आज मंडे है, लोग ऑफिस जा रहे हैं लेकिन उनको ऑफिस जाने के लिए बहुत तकलीफें हो रही है। जो यहाँ के लोकल ट्रेन्स है जो सबर्बन रीजन से कोलकाता मेन सिटी को कनेक्ट करते हैं वो ट्रेन्स भी काफी अफेक्टेड है।
फ्लाइट ऑपरेशंस सुबह 9 बजे तक बंद थी, बट अभी फ्लाइट ऑपरेशंस स्टार्ट हुई है, बट धीमे गति से चल रही है। ट्रेन तो कंप्लीटली रद्द किया गया है इतने बारिश के प्रकोप की वजह से, बट कल सुबह तक यही हालत रहेगी। यही मौसम विभाग से हमारे पास खबर आ रही है कि कल सुबह तक बारिश का प्रभाव यही रहेगा, और जो वाटर लॉगिंग है वो कल सुबह से पहले क्लियर करने की संभावना हमें कम ही दिख रही है। कैमरा पर्सन पीके के साथ दिव्येंदु मंडल, कोलकाता से डीडी न्यूज के लिए। और भारतीय कोस्ट गार्ड चक्रवाती तूफान रेमल के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। कोस्ट गार्ड के साथ आपदा प्रतिक्रिया टीम, जहाज, होवरक्राफ्ट चक्रवात रेमल के बाद की परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, और जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कोलकाता में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वहीं भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के तेज हवा और भारी बारिश के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर भी दस्तक दी। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार आधी रात को चक्रवात सागर द्वीप और बांग्लादेश तट पर पहुंचा। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश ने तटीय इलाकों से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। बीएमडी ने बहुत भारी बारिश के कारण कॉक्स बाजार, बंदरबन, रंगमती, खागराचारी और चट्टोग्राम के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई है। उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को फलौदी शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली समेत कई राज्यों में लू कहर ढा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों भी तेज तापमान की चपेट में है। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बेंगलुरु के लालबाग में बहुप्रतीक्षित आम मेला दूर दूर से आम प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। ये मेला राज्य भर से विभिन्न प्रकार के आमों के लिए वन स्टॉप शॉप है। ये मेला यूरोप और अन्य देशों के आम निर्यातकों के लिए एक पड़ाव भी प्रदान कर रहा है। गर्मी के कारण कम पैदावार के बावजूद बाजार टनों आम की पैदावार से भरे पड़े हैं, और फलों का राजा आम 10 जून तक बेंगलुरु फल बाजार पर राज करेगा, जिसमें प्रमुख आकर्षणों से एक जीआई टैग का करी इशाद आम पहली बार बाजार में अपनी मिठास से कदम जमा रहा है। बंगनपल्ली, मलिका, केसर, बादामी, रसपुरी, दशहरी, तोतापुरी, रासलू, काला पहाड़, शुगर बेबी, ये सब यहाँ लाल बाग के आम मेले में हैं। कर्नाटक एक प्रमुख आम उत्पादक राज्य होने के नाते इस बार कम फसल के बावजूद काफी अच्छी तादाद में आम बाजार में बिक रहा है। This is a festival like in Karnataka. Every year we make this event very successful with the involvement of FEOs and also farmers. The consumers here wait for the melas happening here. They will wait and they get lot of assorted varieties here, around 15 varieties, 17, 18 varieties are also available. Right. This year GI tagged variety is also made available from Ankola. कर्नाटक में आम 1.49 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है और हर साल अकेले कर्नाटक से 12 से 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक आम की बिक्री दर्ज की जाती है। इसके अलावा यहाँ के आम यूरोप तक निर्यात किए जाते हैं। बादामी और मलिका विदेशों में सबसे पसंदीदा आम की किस्में हैं।
Bangalore people are very happy to come to the Mango Mela. They will be waiting every season when Mango Mela will be started. We will be getting continuous calls before starting the Mela. They will be inquiring about the dates. So they are very happy. They will be enjoying 15 to 18 varieties they can taste here. Nowhere else they can get this. Then one more advantage is directly farmers are selling here. That is the advantage. So both consumer and supplier will be benefited. Usually in the Mela period, 800 to 1000 tons will be sold, ma'am. Almost in the weekends, each stall will sell around 1 ton. यहाँ लाल बाग में आम के 70 स्टॉलों के साथ ये मेला लगभग 15 दिनों तक चलेगा। बता दें कि आम की दरें मैंगो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उचित रूप से तय की जाती हैं। यही एक कारण है कि आम खरीदने के लिए पूरे भारत से आम प्रेमी यहाँ आम मेले में आते हैं। It seems to be very exciting to see all the mangoes at one place. You get to see so many varieties here. So it's good to see the varieties and buy upon tasting. So we get that leisure to taste as well before buying. So we are educating towards the mangoes. They let you know how it's grown, how are the taste, how they differ. So it's good. You can select with so many varieties. You can. DD News. और अब कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण के किसान इस समय तैयार धान की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ आम और तरबूज की तुड़ाई भी कर लें। कोंकण में ही किसान खरीफ धान और रागी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा सब्जियों की नर्सरी भी तैयार कर लें। कोंकण में इस समय सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान हाल ही में खुदाई की गई प्याज और मूंगफली को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं तैयार आम की तुड़ाई करके भी किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही बागों और सब्जियों के खेतों में छोटे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। यहीं सुबह और शाम के समय मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में हल्की लेकिन निरंतर सिंचाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय केला, पपीता और आम के बागों में मल्चिंग करें। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ मूंगफली और हल्दी की खुदाई के अलावा तिल की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सब्जियों और फलों की तुड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं विदर्भ के किसान तैयार धान और मूंग की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई भी कर लें। यहीं इस समय बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। विदर्भ में ही किसान खरीफ फसलों के लिए प्रारंभिक जुताई का काम जारी रखें। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं।
बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और मौसम खबर के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने पीईटी, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट का हवाला देकर अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बेल की अवधि बढ़ाने की अपील के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तो दिल्ली के सीएम ठीक थे, लेकिन अब अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल इस वर्ष 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जनरल पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि इनकी नजर पाक समर्थक कुछ लोगों के वोट पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के बड़ौद के एक अस्पताल में आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों की हेराफेरी के आरोपी पुणे के ससुन जनरल अस्पताल के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा की टीम ने ससुन अस्पताल फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तबारे और डॉक्टर श्रीहरि हड़सुल को गिरफ्तार किया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बिहार के बोधगया में एक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बोधगया में आयोजित योग महोत्सव में 7,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेता उनके समाधि स्थल शांति वन पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और तमिलनाडु के धर्मपुरी में गर्मी और छुट्टियों का मौसम नजदीक आते ही होगे नक्कल झरना पर्यटकों को आकर्षित करने लगा है और काफी संख्या में पर्यटक यहां लुत्फ उठाते नजर आए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।